हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर फर्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ गैसियस स्टेट। और आज के लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग एक नया फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गैसियस स्टेट। और ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिससे जेईई में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। को काफ़ी आसान चैप्टर भी है जो आगे के चैप्टर से भी रिलेट करेगा। तो इस चैप्टर में तो कुछ बातें हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर वीडियो में। और आगे हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल के हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। और मैं कुछ अच्छे सवाल भी तुम्हें करवाऊंगा, राइट। कुछ बहुत अच्छे सवाल भी हम साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि अगर सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम सवाल अच्छे नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है जेईई में सवाल आता है, हमें सोल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं, ठीक है। तो सारी प्रैक्टिस हम लोग साथ साथ करेंगे। सो देखो, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले बेसिक चीज हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस हो, फिजिकल सब्सटेंस मतलब तीन चीजों में हो सकता है। क्या कि या तो वो सॉलिड हो, कि कोई भी सब्सटेंस है तो कोई भी चीज सॉलिड हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है कि कोई चीज लिक्विड हो सकती है, या फिर उसके साथ में गैस में हो सकता है। कि वो तीन फेज में मिल सकता है, सॉलिड मिल सकता है, लिक्विड मिल सकता है, गैस मिल सकता है, राइट। सॉलिड का हमें पता है कि भाई बहुत पार्टिकल सारे बहुत पास होंगे, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल्स दूर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड की बात करें तो अगर जैसे मान लो कोई भी स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे सॉलिड में आता है। लिक्विड की बात करें अगर मान लो H2O, वाटर की बात कर लेते हैं, ये लिक्विड हो गया। अगर कोई भी गैस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स और दूर दूर होंगे, जैसे कोई भी CO2 गैस हो गई, N2 गैस हो गई, सारे क्या हो जाएंगे, गैसेस में आ जाएंगे। तो कोई भी सब्सटेंस इन तीन स्टेट में हो सकता है। अब अगर तुम्हें ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ भी रखा है, 9th-10th में तुम लोगों ने पढ़ रखा है, मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर हमें ये हमें चेक करना हो कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंसेस आएंगे, कि भाई ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में मेजरली डिफरेंसेस रहेंगे, राइट। तो उनकी हम लोग बातें कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात आएगी भाई देखो ये क्या होते हैं। ये देखो हमें पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अगर दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट रखने का। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर पानी की बात करते हैं, हमें पता है H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन दोनों H2O मॉलिक्यूल्स को जो पास में रखेगा, जो फोर्स रहेगा, उसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और अगर हम इसमें हम लोग बात करें तो हमें पता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। गॉट इट। क्यों सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ज्यादा पास होंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के केस में क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बात बोल सकते हैं? लिक्विड के केस में लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रहेगा, यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर दूर रहेंगे। और गैस के केस में क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहेंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम लोग बोल सकते हैं वीक। क्या पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा होगा, वीक रहा होगा, राइट। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो अगर हम लोग, मैं ऐसा बोलो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अगर हम लोग इन सबको सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट करना चाहें तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो हमें पता है सॉलिड में अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज्यादा पास रहेंगे। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल। कि भाई क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो नेग्लिजिबल होगी, बहुत कम डिस्टेंस होगी। और लिक्विड में बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि मीडियम डिस्टेंस क्या रहेगी, मीडियम रहेगी। और गैस में हमें पता है कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगी, हाई रहेगी, डिस्टेंस हाई रहेगी। गॉट इट। कि जो इनमें डिस्टेंस क्या रहेगी, हाई रहेगी। चलो, ये दो डिफरेंसेस हो गए इनके अंदर मेजरली। अब तीसरी बात करें तो अगर मैं तुम्हें बोलूं शेप, अगर हम शेप की बात करें तो बताओ शेप क्या रहेगा सॉलिड में? शेप फिक्स रहता है सॉलिड का, आपको पता है। सो सॉलिड मान लो पत्थर है तो वो फिक्स ही रहेगा, शेप उसका फिक्स रहेगा। लिक्विड का शेप नॉट फिक्स्ड, बदल सकता है। क्यों, कैसे बदल सकते हैं कि अगर उसे बोतल में डालोगे तो अलग शेप हो जाएगी, अगर उसी की जगह उसे अगर हम ग्लास में डालेंगे तो अलग हो जाएगा शेप, तो उसका शेप बदल सकता है। गैस का तो हमें पता है कोई शेप होता ही नहीं है, भी बदलता रहता है। तो यहां हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट फिक्स्ड। फोर्थ, अगर हम लोग बात करें शेप के अलावा, अगर हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ये बात समझ में आता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का, शेप फिक्स नहीं होता। और गैस की बात करें तो इसका तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। बात समझ में आई है? तब अगर इनमें ये इन फैक्टर्स की बात करते हैं, फिजिकल सब्सटेंस, कोई भी फिजिकल कोई सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कि जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेट कोशिश रहेगी वो सॉलिड रहे, और जिसमें थोड़ा सा वीक होता है वो लिक्विड, और वीक हो तो गैसेज रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? अगर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो रहता है टेम्परेचर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी का तुम बस इतना ध्यान रखो कि गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। अगर वो फ्री होते हैं तो उनकी थर्मल एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। इसके बारे में डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर आगे के लेक्चर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा होती है गैसेस पार्टिकल में, उसके बाद होती है लिक्विड पार्टिकल में, और उसके बाद में होती है सॉलिड के अंदर। तो थर्मल एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी उसकी फिजिकल सब्सटेंस कोशिश क्या करेगी, वो गैसेस रहे, फिर लिक्विड रहे, फिर सॉलिड रहे। राइट? तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि भाई ये क्या सॉलिड लिक्विड गैस क्या रहेगा, वो है एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या है? थर्मल एनर्जी। गॉट इट? और साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। राइट? तो नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है कि देखो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। भाई गैसेस सेट में हमें गैसेस के बारे में बात करना है, सॉलिड सेट में सॉलिड की बात करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की ऐसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी गैस के लिए। इन सब प्रॉपर्टीज सब यूनिट्स के हम लोग बात करेंगे। और ध्यान रखना ये लेक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम लोग बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे अगर मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी गैस का मास या फिर मोल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मास या मोल को मेजर कर सकते हैं। अब देखो कैसे मेजर करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि गैस इधर उधर, मान लो कि गैस भाग रही है, ऐसे हमने रोका और जो अपना वो होता है ना कि उसमें रखा और हमें पता चल गया कि भाई इसका इतना वेट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है हमारे पास में, और इसका मास मान लेते हैं m1 है, m1 है, मास क्या है m1। अब हमें क्या करना है कि अब हमारे पास कोई दूसरी गैस है, मान लो ये इसी कंटेनर में हमें किसी गैस का मास चेक करना है। तो इस गैस, मान लो इस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो हमने इस कंटेनर में गैस को भरा जिसका हमें मास हमें करना है, और अब इस कंटेनर का फिर से हमने मास चेक कर लिया, वो मास है m2। तब बताओ यहाँ पे क्या है, कोई गैस है जिसका हमें मास मेजर करना है। तब बताओ कि मास ऑफ गैस क्या आ जाएगा, मास ऑफ गैस क्या आ जाएगा m2 माइनस m1। कि अगर मैं m2 में से m1 हटा दूं, मतलब जब ये कंटेनर खाली था और जब कंटेनर गैस भरा है, उन दोनों का मासेस का डिफरेंस ले लेंगे तो मास ऑफ गैस आ जाएगा। राइट? बहुत आसान है। तो इस तरीके से हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब मास आ गया तो मोल तो निकालना आसान है, कि मोल क्या होता है हमें पता है, मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से हम लोग उस गैस के लिए मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी किसकी, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं। देखो टेम्परेचर, ये भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम लोग बात करते हैं, देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर की देखो कुछ यूनिट्स होती हैं, टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं। जैसे सबसे पहले डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद हम लोग केल्विन में भी हम लोग मेजर करते हैं, उसके बाद में फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। तो देखो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है केल्विन। तो हमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस इन सब में रिलेशन पता होना चाहिए। राइट? तो देखो कि अगर कोई भी टेम्परेचर को अगर हमें मान लो टी केल्विन में निकालना हो, टेम्परेचर किस में निकालना हो, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273 केल्विन, 273 उसमें ऐड कर देंगे। तो जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दे रखा है टेम्परेचर इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें देखो अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 27 प्लस 273, तो ये क्या आ जाएगा 300 केल्विन। ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूरे गैसेस स्टेट हम टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे। राइट? और देखो एक रिलेशन और होता है जो तुम याद रख सकते हो, डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना हो तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ये भी एक फॉर्मूला है जिसको तुम ध्यान रख सकते हो, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हो। गॉट इट?
तो ये टेम्परेचर के कुछ यूनिट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, तो हमें ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। थर्ड, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या है, वॉल्यूम। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं का यूज बहुत ज्यादा यूज होने वाला है गैसेस स्टेट में। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अब हमें पता है कि भाई गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम तो होता नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास में एक कंटेनर है और मैंने बोला कि इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और इसमें हम लोगों ने 10 ग्राम मान लो नियोन गैस हम लोगों ने भर दी। तो देखो, अगर ये नियोन गैस ऐसा 10 ग्राम यहाँ पे नियोन गैस भरी है, तो अगर मैं पूछूं वॉल्यूम क्या है इस गैस का, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। भाई इस अगर 10 ग्राम गैस का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं तो नियोन का क्या आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा, जो इसका कंटेनर का वॉल्यूम है। अब इसी कंटेनर को हम लोग क्या कर देते हैं, इसी कंटेनर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इस कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग लिख देते हैं 3 लीटर। फिर से हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, 10 ग्राम आर्गन गैस को भरा, फिर से इस बार 10 ग्राम नियोन को भरते हैं अगेन। जब 10 ग्राम नियोन को भरते हैं तो फिर से बताओ, अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा इस नियोन गैस का तो फिर हम लोग क्या बताएंगे, 3 लीटर। मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर हम देखो एक काम करते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मान लो हमारे पास में ये जो कंटेनर है ये 3 लीटर का कंटेनर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 1 लीटर तक यहाँ पे मान लो लिक्विड भरा पड़ा है, कोई 1 लीटर तक लिक्विड भरा है और इसके ऊपर एरिया में यहाँ पे क्या है, गैस है। तो अब अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो देखो 3 लीटर नहीं आएगा, अब आएगा 2 लीटर, क्योंकि देखो गैस के लिए अवेलेबल तो यही तो है, ये जो 2 लीटर बचा है यही तो अवेलेबल है किसी गैस के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वॉल्यूम क्या होगा। अब हम लोग अगर एक अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि गैसियस पार्टिकल्स के लिए अगर गैस के लिए वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम लोग ये एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, फ्री मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। ये डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो भाई इस अगर ये थर्ड एग्जांपल हमने देखा, यहां पे क्या आ रहा था, थर्ड एग्जांपल में वॉल्यूम देखो, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम तो 3 लीटर था, लेकिन गैस के लिए अवेलेबल कितना था, 2 लीटर। तो जो अवेलेबल है वही तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऐसा मान के चलो कि काउंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम क्या ध्यान रखो, गैस का वॉल्यूम क्या होगा कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो नेक्स्ट, अगर ये बात समझ में आई तो फटाफट हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, किसी गैस के लिए जो मेजर कर सकते हैं वो है प्रेशर। वो क्या है, प्रेशर, और इसे हम लोग दिखाएंगे पी से। ठीक है, अब प्रेशर है तो चलो फटाफट प्रेशर को काउंट करना सीखते हैं, प्रेशर कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब देखो कि मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई गैस है, इसमें कोई गैस भरी है, तो इसमें प्रेशर क्यों आएगा? देखो ध्यान से देखो, प्रेशर क्या, देखो ये पार्टिकल्स हैं, ये फ्रीली मूव करेंगे, पार्टिकल्स इधर मूव करेगा, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा और ये कंटेनर की दीवारों पर टकराएंगे। कंटेनर की दीवारों पर टकराएंगे तो फोर्स भी लगेगा, कंटेनर की दीवारों पर ये फोर्स भी लगेगा। और हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई किसी भी गैसेस का प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स मेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं ये जो प्रेशर लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं किस पे, कंटेनर की वॉल पे, दीवार पे, तो उसी को तो हम लोग प्रेशर काउंट करेंगे। बात समझ में आया? तो इसकी वजह से प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि भाई अगर ऐसा यूनिट की बात करें प्रेशर के लिए, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऐसा यूनिट होती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ऐसा बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो अगर ये बात समझ में आई तो आगे देखो, अभी हम लोग धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने चैनल का मोटो यही है कि आपको बहुत जीरो से बिल्कुल रफ से बहुत बेसिक से उठाया जाए और बहुत अच्छे लेवल पे ले जाया जाए, जिससे तुम लोग जेई के भी सवाल सोल्व कर पाओ, राइट। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमेशा पूरे चैप्टर में काम आएगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। कि भाई लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या
होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अपना टास्क है, वो फटाफट हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है जो ऊपर से बंद है, और इस कंटेनर में यहां तक कोई लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, और जो ये हाइट दे रखी है अपने को, ये हाइट दे रखी है h, और जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, हमें ए पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ऐसा मान के चलो कि देखो ये कोई 2 पॉइंट और है, ये पॉइंट बी है और सेम हाइट पे पॉइंट सी है, और इनकी हाइट दे रखी है मान लो h1, और हमें बी और सी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब देखो एक चीज देखो कि अगर मैं प्रेशर ए पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए, तो ये प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि देखो ऊपर बहुत सारा लिक्विड है, लिक्विड नीचे फोर्स लगाएगा, है ना भाई, इतना लिक्विड है, इसका कुछ मास भी होगा, फोर्स भी लगाएगा। और प्रेशर क्या होता है हमें पता है, फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स क्या लगाएगा भाई, मास m है मान लो इस लिक्विड का, तो फोर्स लगेगा mg डिवाइड बाई सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं ए क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया, ये अलग पॉइंट है और ये क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। और हमें एक चीज पता है कि इसकी डेंसिटी हमें रो दे रखी है, डेंसिटी को डीबी रो भी दिखा सकते हैं। और डेंसिटी क्या होती है, इसे मैं लिख भी देता हूं, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू एम बाई वी, और एम को क्या लिख सकते हैं, वी इंटू रो। चलो ये चीज मैं देखो यहां पे पुट कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, प्रेशर क्या आ जाएगा, एम को हमने वी इंटू रो इंटू जी बाई ए। चलो यहां से क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू हाइट। तो क्या मैं v को यहां से लिख सकता हूं, a इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया। तो देखो ए कट गया। और अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो यहां पे आप लोग बहुत अच्छे से एक चीज लिख सकते हो कि जो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट क्या आ जाएगा, रो जी एच। बात समझ में आया क्या। तो प्रेशर क्या है लिक्विड में से, रो जी एच। रो क्या है इस लिक्विड का डेंसिटी, जी क्या है जो हमें पता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एच क्या है इस लिक्विड की हाइट। ऐसा बोल सकते हैं लिक्विड हाइट। क्या ये बात समझ में आई क्या, गॉट इट। चलो अगर ये समझ में आई तो अब अगर आप तुमसे पूछा जाए कि प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट, तो प्रेशर बी पॉइंट प्रेशर देखेंगे तो भाई इसके हमें पता है रो जी एच होता है, सिंपल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो देखो रो जी एच क्या आएगा यहाँ पे, H1 आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो ऊपर वाली हाइट, जो ये हाइट है ना, ये वाली यहाँ तक ये हाइट इतनी नहीं है, ये इस लिक्विड तक की हाइट क्या है H1, तो ये H1 इतना आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, गॉट इट। चलो तो रो जी H1। अब देखो अगर प्रेशर एट सी पॉइंट पे देखोगे तो वो भी सेम आएगा, वो भी कितना आएगा, रो जी H1। क्योंकि ऐसा है देखो इस लिक्विड में बहुत ध्यान से देखोगे तो जो ए पॉइंट और ये ए और बी और सी पॉइंट आ रहे हैं उनका लेवल सेम है। उनका लेवल क्या है, ये सेम लेवल पे पॉइंट है। हम लोग बोल सकते हैं कि सेम लेवल पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे प्रेशर सेम होगा, क्योंकि वहां पे ऊपर लिक्विड भी सेम रहेगा। तो हम लोग एक बात बहुत ध्यान से बोल सकते हैं कि जो पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे तुम्हें हर एक अभी हमारे पूरे चैप्टर में काम आएगा कि अगर सेम लेवल पे कोई पॉइंट्स हैं, सेम लेवल पे कोई पॉइंट्स हैं, तो वहां पे जो प्रेशर रहेगा, वहां पे जो प्रेशर रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए प्रेशर ऑफ एट पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी। ये बात समझ में आई क्या। चलो अब देखो, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, अब एक सवाल हम लोग करते हैं। सवाल क्या है, देखो तुम्हें सवाल ये दिया गया है कि मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में यहां तो कोई लिक्विड भरा पड़ा है, और इस लेवल पे कोई पॉइंट ए है, और ये हाइट तुम्हें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और जो प्रेशर जो और ये जो कंप्लीट हाइट दे रखी है ये दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी दे रखी है तुम्हें 13.6 ग्राम पर ml। और तुम्हें क्या निकालना है, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए निकालना, और किस में निकालना है तुम्हें, पास्कल में। चलो वीडियो पॉज करो और इस सवाल को ट्राई करो, राइट, और फिर वापस आके देखना। चलो आपने सवाल ट्राई किया होगा तो फटाफट हम लोग इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर देखो ए पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना हो तो हमें पता है ए पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, रो जी एच, लिक्विड की वजह से कि जो लिक्विड ये ऊपर है
जो ये लिक्विड ऊपर ऊपर जो हमें दिख रहा है, इसी लिक्विड की वजह से तो प्रेशर आएगा, वो क्या आएगा, रो जी एच। अब देखो हमें पास्कल में लिखना है, मतलब हमें ये सोल्व करना है ऐसा यूनिट में, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे देखो रो में क्या दे रखा है, 13.6 ग्राम पर ml, लेकिन हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें डेंसिटी किस में चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में। अब देखो ये अपने को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे साथ में यूनिट्स भी बताता जाता हूँ, ध्यान रखना कि देखो वॉल्यूम की अगर यूनिट की बात करें तो देखो वॉल्यूम के लिए हम लोग देखो मीटर क्यूब भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी यूज करते हैं, लीटर भी यूज करते हैं, ml भी यूज करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसमें होता है 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, 1 ml होगा, ठीक है। और हमें पता है कि 1 लीटर होगा, वहां पे कितने ml होंगे, 1000 ml होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 ml होंगे। गॉट इट। और देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मतलब 1 सीसी भी बोल देते हैं, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो हमें पता है अगर इसे हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, कि हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब में क्या होगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब, देखो अगर इसे अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करें, 1 मीटर क्यूब बराबर हमारे पास आ जाएगा 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 1000 लीटर, ठीक है। तो अब देखो अगर कोई भी यूनिट है, मान लो कि हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, रो दे रखा है 13.6 ग्राम पर ml। तो अगर इसे हमें मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो देखो 13.6 ग्राम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ केजी, और ml को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये अपनी जो यूनिट्स हैं, बात समझ में आ रही है। चलो अब अगर हम सवाल में हम लोग ये सारी वैल्यूज रख देते हैं और ये सब ऐसा यूनिट में वैल्यू रखते हैं, तो सोचिए देखो क्या आएगा कि देखो प्रेशर निकालना था पॉइंट ए पे, तो प्रेशर क्या है, देखो रो क्या आ जाएगा इस बार 13.6 इंटू 10⁻³ ऐसे यूनिट की बात हो रही है। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 हम लोग ले लेते हैं, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ध्यान से देखो हाइट क्या दे रखी थी, 20 दे रखी थी ना ऊपर, वो सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। अब जो यहां से जो वैल्यू आएगी ये पास्कल में आएगी, या फिर इसे तुम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। बात समझ में आई क्या। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है, कि बहुत अच्छा सवाल था जिस बारे में अपने को पता होना चाहिए। गॉट इट। चलो एक सवाल और करते हैं। अगर एक सवाल क्या है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। सवाल ये है कि मान लो हमें 2 कंटेनर दिए हुए हैं, हमें 2 कंटेनर दिए हुए हैं। इस कंटेनर में कोई मान लो लिक्विड X है और इस कंटेनर में लिक्विड Y है। ये लिक्विड कोई X है और यहाँ पे लिक्विड कोई Y है। इस लिक्विड X के लिए डेंसिटी हमें दे रखा है 5 ग्राम पर ml, 5 ग्राम पर ml, और यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखा है वो दे रखा है 2.5 ग्राम पर ml, ठीक है। और यहाँ पे इसने हाइट दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट अपने को निकालना है। और ये पॉइंट देखो, पॉइंट A एंड पॉइंट B, इसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या दे रखी है कि प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B। A जो प्रेशर वो इक्वल है B के प्रेशर के, तो तुम ये बताओ कि व्हाट इज द हाइट वैल्यू ऑफ H की वैल्यू क्या होगा। चलो तो फटाफट देखो सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। हमें क्या दे रखा है, प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B, तो क्या प्रेशर इक्वल लिख सकते हैं, A पे प्रेशर क्या होगा, इस लिक्विड की वजह से आएगा, तो प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। तो देखो रो की वैल्यू क्या है 5 ग्राम पर ml, जी तो कांस्टेंट है, H की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, B पे प्रेशर हम लोग क्या लिखेंगे, रो क्या आ जाएगा 2.5, जी हमें पता ही है और H हमें निकालना है। तो देखो जी दोनों तरफ से कट हो गया और H क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि H की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। तो देखो अभी हम लोग लिक्विड से प्रेशर निकालना सीख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग बैरोमीटर, मैनोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे वैल्यूज निकालना, ये सारे प्रेशर निकालना सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये वीडियो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, अगर ये चीजें ध्यान से नहीं सीखी, तो नेक्स्ट आगे का पूरा गैस स्टेट समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो आप जाइए नोट्स बनाइए अच्छे से, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। नोट्स बनाइए, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और डाउट्स आते हैं, कुछ और कॉन्सेप्चुअल डाउट आते हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हमेशा से रिप्लाई करने को तैयार बैठी है, और आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे हमारा ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। गॉट इट। और अगर आपको सारी चीजें सही लग रही हैं तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिन्हें भी गैसीय स्टेट पढ़ने की जरूरत है।